बच्चों, आज हम इलास्टिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इलास्टिसिटी जो है ये एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है और लगभग हर मटेरियल में पाई जाती है। हर मटेरियल में लगभग पाई जाती है। तो देखिए, इलास्टिसिटी क्या है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक रॉड है, अगर मैं इस रॉड को इधर और इधर दोनों तरफ से फोर्स लगा करके खींचूं, तो होता क्या है, जब आप फोर्स लगा करके खींचते हैं इसको, तो इसके जो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखिए, होता क्या है कि when we apply or exert, when we apply or exert external deforming force, external deforming force है, to any body, external deforming force to any body or material, any body or material, then internal structure, internal molecular structure इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर opposes the external deforming force, this is called elasticity. तो आप ये कह सकते हैं इलास्टिसिटी, तो आप इस तरह से कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी, elasticity is a property of material, property of matter to oppose external deforming force, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के कारण एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के डिफॉर्मिंग फोर्स होते हैं, है ना। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, फंडामेंटली जो बॉडी को डिफॉर्म करेगा, उसकी साइज को या शेप को बदलेगा, उसकी शेप बिगाड़ेगा या साइज को चेंज करेगा, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ऐसा कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जो किसी भी बॉडी या किसी भी मटेरियल की साइज को बदलता है, शेप को बदलता है, उसकी शकल सूरत को बदलता है, लंबाई चौड़ाई को बदलता है, उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। सबसे पहला टाइप का डिफॉर्मिंग फोर्स है लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स, जो किसी बॉडी के लेंथ के अलोंग लगता है। अगर मान लीजिए ये एक रॉड है और रॉड पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसको कहते हैं टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन अगर यही फोर्स बजाय ऐसे लगने के इस तरह लगने लग जाए, ऐसे लगने लग जाए, तो इसे कहते हैं कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मिंग फोर्स। ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, राइट। तो लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स की बात हो गई। नंबर 2,
वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक बॉल है, अब आप इस बॉल को चारों तरफ से दबा रहे हो, लड्डू बनाते हो, लड्डू बनाने की प्रक्रिया, हाँ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लड्डू, लड्डू खाए हो खूब मीठा मीठा होता है ना, दैट लड्डू बनाने की प्रक्रिया है। तो इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स, जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, है ना, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। तीसरे तरह का फोर्स होता है शियर डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब तीन तरह के डिफॉर्मिंग फोर्स हो सकते हैं। शियर डिफॉर्मिंग फोर्स देखिए कैसे, शियर डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक यहां रखा है रिजिडली बहुत अच्छे से, अब आपने एक फोर्स लगाया ऐसे, जब आप फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं ना, तो इस ब्लॉक की शकल सूरत खराब हो जाती है, इस ब्लॉक की शकल बिगड़ जाती है, इसे कहते हैं शियर, इसे कहते हैं शियर डिफॉर्मेशन, इसका नाम है शियर डिफॉर्मेशन, है ना, तो ये शियर डिफॉर्मिंग फोर्स है। अच्छा अब हम बात करेंगे स्ट्रेस, जितने तरह के डिफॉर्मिंग फोर्स हैं उतने ही तरह के स्ट्रेस है। अच्छा तो अब देखो मैं बात करूंगा स्ट्रेस, टेक्निकली मैं स्ट्रेस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करूंगा और हमेशा ये बोलूंगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस को क्या बोलूंगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए सबसे पहले बात करूंगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो अलोंग द लेंथ लगता है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा, एस एल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस एल माने लॉन्गिट्यूडिनल, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मान लो ये फोर्स है तो ये वाला एरिया चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर। तो इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी, प्रेशर वाली डायमेंशंस आएंगी, m1 l - 1 t - 2, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया। फिर दूसरी तरह का स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है ये बड़ा क्लियर होता है, इसको हम सीधे सीधे प्रेशर कह देते हैं, एस वॉल्यूमेट्रिक इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या चारों तरफ से लगता है, एरिया आपका ये है, एरिया आपका ये, इसे हम सीधे सीधे प्रेशर कह देते हैं, प्रेशर और डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर इज आल्सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, चेंज इन प्रेशर इज आल्सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नंबर 3 शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अब देखिए शियर स्ट्रेस जो है ना ये भी कुछ नहीं, डेफिनेशन तो वही आएगी, एस शियर, एस माने शियर, इट इज इक्वल टू, जैसे ये फोर्स है, अगर ये एरिया जो है इस सरफेस का ए है तो हम कहेंगे एफ अपॉन ए, शियर स्ट्रेस बोलते हैं इसको, एफ अपॉन ए, राइट। अब इसके बाद में मैं एक क्वांटिटी और डिस्कस करूंगा जिसको हम बिल्कुल, वो भी 3 टाइप्स की ही होगी, क्योंकि हर चीज 3 तरह की हो रही है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स 3 तरह के, स्ट्रेस 3 तरह के, तो स्ट्रेन भी 3 तरह का होगा, लेकिन मैं स्ट्रेन को डेफिनेशन यही कर देना चाहता हूं, है ना, स्ट्रेन की डेफिनेशन यही कर देना चाह रहे हैं, स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन को मैं स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करूंगा और पता है इसको डिफाइन क्या करूंगा, मैं इसको डिफाइन करूंगा चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, ये चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, ये ऐसे, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम जो है ना बात करेंगे स्ट्रेन कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के स्ट्रेन होंगे, और उसके बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे और आगे बढ़ाएंगे चैप्टर। तो देखिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेन की, तो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होंगे, बिल्कुल, तो मैं कर रहा हूं,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप बातों को समझिए। लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मिंग फोर्स डन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डन, लाइकवाइज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड होगा चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड, है ना। हमारी स्ट्रैंड की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन साइज अपॉन इनिशियल साइज, वही थी ना, तो वही है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड के बाद में हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रैंड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रैंड। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रैंड जो है ना, इसको मैं एस वी बोलूंगा, इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा वी अपॉन वी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रैंड। तीसरी बात मैं करूंगा शियर स्ट्रेन, इसको समझने की जरूरत है, शियर स्ट्रेन, है ना। ये समझिए आप ध्यान से, जैसे ये हमारा ब्लॉक था, अब आपने इस ब्लॉक की मान लो ये वाली हाइट जो है ना, इसे आप L मान लीजिए, है ना। तो सपोज दिस हाइट इज L, करेक्ट। नाउ वी आर अप्लाइंग अ शियर फोर्स इन दिस डायरेक्शन। Due to this shear force acting in this direction, this block tilts in this way. So shape of the block is disturbed, and this angle is suppose theta. This angle is suppose theta, correct? And this is x, and this is x. है ना? तो मैं पता है shear strain को क्या बोलूंगा? shear strain को मैं बोलूंगा थीटा इक्वल टू x अपॉन L, ये shear strain, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो देखिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहे हैं। ये कर्व जो है लगभग सब मटेरियल के लिए एक जैसा ही होता है। तो मैं आपको बताऊं ये क्या कर्व होता है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो आप थोड़ा स्ट्रेन को हम स्मॉल एस लिख रहे हैं, स्ट्रेस को हम कैपिटल एस लिख रहे हैं। शुरू में जब स्ट्रेस जीरो होता है तो स्ट्रेन भी जीरो होता है, फिर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता है तो इनिशियली ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, हाँ एकदम स्ट्रेट लाइन होती है शुरू में। फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर आकर के ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट होता है। जहां पर ये डेविएट होता है उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट कैपिटल, है ना। इसे अब ये डेविएट कैसे होता है? ये डेविएट ये कि स्ट्रेट लाइन से डिस्टर्ब होकर के कर्व बन जाता है, कर्व बन जाता है। फिर कर्व बनने के बाद भी ये थोड़ी देर तक बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन ये बढ़ने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि फिर ये बढ़ना बंद करके बल्कि थोड़ा सा कम हो जाता है, लिटिल लिटिल, हल्का सा। देखिए आप जरा सा कम हुआ है ना, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। इसे कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है सरेंडर पॉइंट। मटेरियल ने सरेंडर कर दिया कि भाई खींच लो, अब मैं अपोज नहीं करूंगा, अब मैं अपोज नहीं करूंगा। देखिए हमने जब इस मटेरियल को जीरो से स्ट्रेस लगाना शुरू किया तो हमने स्ट्रेस लगाना शुरू किया, मटेरियल ने अपोज किया, तो धीरे धीरे हमने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ा। फिर एक सीमा ये आ गई कि मटेरियल जो है ना वो थोड़ा सा डिस्करेज्ड हो गया, मटेरियल की जो है हिम्मत जवाब देने लग गई। तो उसने कहा ठीक है अब मैं इतना विरोध नहीं करूंगा जितना कर रहा था। फिर भी विरोध अभी कर रहा है, अभी अपोज कर रहा है। यील्ड पॉइंट के बाद में तो उसने सरेंडर कर दिया कि भाई साहब अब मेरे बस की बात नहीं है, आपको जो करना है करो। बेचारा मटेरियल, अब ये इसको कहते हैं रप्चर, इसको कहते हैं रप्चर। फिर एक लिमिट ऐसी आती है जब या तो ये थोड़ा सा अपोज करके टूटता है या थोड़ा ज्यादा सरेंडर करके टूटता है। दो अलग अलग सिचुएशन बनती है। कुछ मटेरियल लिटिल अपोज करके टूटते हैं और कुछ मटेरियल बिना अपोज के टूट जाते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर जब टूटता है लास्ट में फ्रैक्चर आता है उस समय थोड़ा अपोज करके टूटता है, मतलब एकदम से नहीं टूट जाता कॉपर, है ना। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो अपोज करके नहीं टूटता है, खिंच जाता है, टूट जाएगा, ठीक है ना, उसमें अपोज नहीं होता है। ये अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना।
अब आप देखिए ये और ये जो पॉइंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं कहूंगा E इज द इलास्टिक लिमिट, E is the elastic limit है। Y is yield point, Y is yield point, yield point। अच्छा Y से लेकर के आप इस पॉइंट को बोल दीजिए, आप इस पॉइंट को R पॉइंट बोल दो, है ना। हाँ, Y से लेकर R तक का जो ग्राफ का पोर्शन होता है Y R पोर्शन, इसको हम कहते हैं रप्चर रेंज, रप्चर रेंज। ये रप्चर रेंज है, मतलब इसमें जो है ना मटेरियल बहुत आराम से खिंचता चला जाता है। फिर ये फ्रैक्चर है, एफ फ्रैक्चर पॉइंट है। फ्रैक्चर पॉइंट है। अब हम बात करेंगे हुक्स लॉ की, है ना। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं हुक्स लॉ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हुक्स लॉ जो है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से बाहर ये काम नहीं करेगा। हाँ, इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अंडर इलास्टिक लिमिट। ये चीज हुई। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए, अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एप्लीकेबल अंडर इलास्टिक लिमिट। तो मैं कहूंगा कि अंडर द इलास्टिक लिमिट व्हाट हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, है ना, अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ जी, तो कैपिटल एस को हम स्ट्रेस कहते थे, स्मॉल एस को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो कैपिटल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एस, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना। अब देखिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात हमने कर ली। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा, तो एज पर हुक्स लॉ एज पर हुक्स लॉ एस इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एस, करेक्ट। इसको हम यहां पर कहेंगे दिस इज एस इक्वल टू ई इंटू एस, सॉरी ई इंटू स्मॉल एस, ई इंटू स्मॉल एस, ये ध्यान रखना। व्हाट इज दिस ई? ई को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों एक बात पर ध्यान दो, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़े तीन तरह के, हमने स्ट्रेस पढ़े तीन तरह के, हमने स्ट्रेन पढ़े तीन तरह के। तो अब ये हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। कितने टाइप के पढ़ेंगे? 3 टाइप्स के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए मैं कर रहा हूं यहां पे पहला वाला कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज, एक मिनट जरा मैं बोर्ड चेक कर लूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, काफी जगह है। सबसे पहला कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल, longitudinal coefficient of elasticity, longitudinal coefficient of elasticity, इसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। हाँ, इसका नाम यंग्स मॉडुलस है। लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का नाम क्या है? यंग्स मॉडुलस है। तो आप जरा देखिए कि ये यंग्स मॉडुलस क्या होगा। ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हाँ जी, बिल्कुल, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना।
यहां चाहो तो आप लिख लीजिए E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये राइट। तो अब देखिए ये जो है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है F अपॉन A, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा L अपॉन L, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो मैं y को कहूंगा F कैपिटल L हो जाएगा A इंटू डेल्टा L, इट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉलिड्स में पाया जाता है, सॉलिड्स में पाया, तो ज्यादातर सॉलिड्स के बारे में ही बात करते हैं हम, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। चलिए ये चीज हो गई। अब हम आगे बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। एक नाउ वी विल टॉक अबाउट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेटा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ना, ये एक्चुअली में वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक कोफिशिएंट होता है। वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक कोफिशिएंट को हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे हम बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी, कभी कभी हम इसे केवल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ किताबों में इसको के से भी रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब अलग अलग लोगों की इच्छा है जी कैसे रिप्रेजेंट करें, मर्जी अपनी अपनी। हाँ कोई बात नहीं, हमें फंडामेंटली इसकी डेफिनेशन से मतलब है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, मैं इसको है ना बी से कर देता हूँ, बी से कर देता हूँ। हमारे फॉर्मूला चार्ट में क्या कर रखा है, फॉर्मूला चार्ट में बी से ही कर रखा है ना। तो चलिए मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर होता है या डेल्टा पी होता है ना। जनरली डेल्टा पी होता है, क्योंकि प्रेशर तो देखो इस जिंदगी में है ही हमारे पास, हमेशा ही है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो हम रहते ही रहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण तो किसी बॉडी में चेंज नहीं आता। सारी चीजें एटमॉस्फेयर में है, मैं भी एटमॉस्फेयर में हूँ, आप भी एटमॉस्फेयर में है, यहाँ वहां जाता हम कुछ चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही ना। तो इसलिए चेंज जो आएगा ना उसके कारण डिफरेंस पड़ेगा। तो किसी भी बॉडी की साइज में जो डिफरेंस आएगा वो चेंज इन प्रेशर के कारण आएगा, तो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब ये आएगा डेल्टा V अपॉन V। अच्छा यहां पर मैं माइनस साइन लगाना चाहूंगा, माइनस साइन लगाना चाहूंगा। आप कहेंगे माइनस साइन का क्या यूज है? माइनस साइन का ये यूज है कि जब जब प्रेशर बढ़ता है तब तब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी घटती है। तो द टू क्वांटिटीज आर देयर, वन इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग। दिस वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस थिंग वी नीड टू अ नेगेटिव साइन। तो कुल मिलाकर के आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हो गया है वो हो गया है माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा। ये आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। नाउ come upon next मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एक्चुअल में ये क्या है, ये शियर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी है ना, शियर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। एक मिनट जरा प्लीज, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। ईटा ये क्या होता है जी? ये होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या होता है? F अपॉन A होता है। शियर स्ट्रेन क्या होता है? शियर स्ट्रेन आपका थीटा होता था या फाई होता था, कभी कभी थीटा लिख देते हैं, कभी कभी फाई लिख देते हैं। ये आपके तीनों इलास्टिक कोएफिशिएंट आ गए, राइट। चलिए अब आप देखिए एक बार हमारा फॉर्मूला चार्ट देखो प्लीज, ओपन फॉर्मूला चार्ट।
जो फॉर्मूला चार्ट आपके पास है उसे ओपन करिए, राइट। तो देखिए फॉर्मूला चार्ट जब ओपन करेंगे तो क्या होने जा रहा है, देखिए फॉर्मूला चार्ट में आप राइट साइड टॉप पर आ जाइए फर्स्ट पेज पर। तो फॉर्मूला चार्ट के फर्स्ट पेज पर राइट साइड टॉप पर आप आ जाइए एक बार। बहुत सारी चीजें डेफिनेशंस लिखी हुई बेटा, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने एक जगह कलेक्ट कर दी है। इसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशंस जो हैं वो आपके स्कूल टीचर्स जरूर पूछते हैं, उनकी आदत पड़ी हुई होती है पूछने की। यानी आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला चार्ट में जो डेफिनेशंस दी हुई है ये आएंगी, ये आपका टीचर पूछेगा, फाइनल एग्जाम में जरूर पूछेंगे। चलिए तो देखिए मैं इनको एक एक करके जो है ना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, बोर्ड पर कुछ नहीं लिखेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहली बात, इलास्टिक बॉडीज रीगेन इनिशियल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। देखिए हमने किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया, एनी काइंड ऑफ द फोर्स, वेदर इट इज लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक और शियर, ओके। तो बॉडी ने डिफॉर्मेशन हुआ, हमने डिफॉर्म किया तो बॉडी डिफॉर्म हुई। अब बॉडी डिफॉर्म होने के बाद जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, बॉडी जो है रीगेन कर रही है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को, तो हम कहते हैं कि बॉडी इलास्टिक है, करेक्ट। नेक्स्ट, प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी जो है इलास्टिक का अपोजिट वर्ड है, प्लास्टिक जो है इलास्टिक का अपोजिट वर्ड है। तो इलास्टिक बॉडी ने तो रीगेन कर लिया, प्लास्टिक ने नहीं रीगेन किया, सिंपल है ना। सेफ्टी फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, जैसे हम कोई भी मशीन बनाते हैं, एनी मशीन, क्रेन बनाई हमने, ट्रेन बनाई हमने, ट्रेन और क्रेन, क्रेन जानते हो चीजों को उठाने वाली, हाँ। और भी बहुत सारी मशीनें हैं, आपका स्कूटर बना है, साइकिल बना है, कार बनी है, बस बना है, ट्रक बना है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं। वो जो पार्ट्स हैं सारे के सारे, उनका सेफ्टी फैक्टर क्या है? सेफ्टी फैक्टर है ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस उसे कहते हैं कि भैया इतना स्ट्रेस ये हजम कर सकता है, इतना स्ट्रेस सहन कर सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है इतने स्ट्रेस को होल्ड करने की। लेकिन अब जितना स्ट्रेस होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो वही हम वर्किंग स्ट्रेस को बहुत कम रखते हैं, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई हैजार्ड ना हो। तो सेफ्टी फैक्टर क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेस जितना है उसमें हमने डिवाइड किया वर्किंग स्ट्रेस का, कि भैया वर्किंग इस तरह की होगी, और ये बस है या ट्रक है या कार है, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, बीयरिंग है, कई सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, तो उसका जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ इतनी है, तो अब जो वर्किंग स्ट्रेस है उसे बहुत कम रखा जाता है, सेफ्टी फैक्टर 10, 15, 20 रखा जाता है, ठीक है ना। ये सेफ्टी फैक्टर होता है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, लेट एक मिनट। तो सेफ्टी फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इश्यू है तो आप जो है जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हो, मान लो कोई बात समझ में नहीं आई तो वी कैन डिस्कस दैट इन जूम सेशन, राइट। अब हम बात करेंगे इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। एक्चुअली में इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम है क्या, वो मैं बताऊंगा। होता क्या है मैं आपको, जैसे आपने किसी बॉडी को डी शेप किया या साइज बिगाड़ दी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके, फिर जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो बॉडी अपनी इनिशियल शेप एंड साइज रीगेन करने की ट्राई करती है। इट टेक्स लिटिल टाइम। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी बॉल को दबाया और जैसे ही छोड़ा वापस वैसे आ गया, ना, इट टेक्स टाइम। दैट टाइम इज कॉल्ड एज इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम क्या है? आपने बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के डिफॉर्म किया, देन यू लीव द डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी इज रिलीज्ड, आफ्टर रिलीजिंग it takes a lot of time to regain its original shape and size. This time is elastic relaxation time. चलिए, इलास्टिक फैटिक क्या होता है? इलास्टिक फैटिक क्या होता है कि आप बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी क्या होती है कि लास्ट में जाकर के थक जाती है, थकान हो जाती है बॉडी को, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक फैटिक। फिर वो वैसे ही होने लग जाती है, लचीली हो जाती है बॉडी, काफी टूट भी जाती है बाद में। कैसे? जैसे देखो, आपके पास में अगर कोई रॉड है ना, तो उसको आप तोड़ सकते हो रॉड को, हाँ। देखिए जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास,
अगर मैं चाहूं तो इस पेन को 2 टुकड़े कर सकता हूं। कैसे? एक बार मैं इसको टेढ़ा करूंगा, फिर एक बार इधर से टेढ़ा करूंगा, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। समझ लिया आप? एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसे ऐसे करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा। लास्ट में जाके भले ही ये 2 दिन में टूटे, लेकिन टूट जाएगा, ये गारंटी है। तारों को तो आप बहुत जगह तोड़ते हो, ये प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो ना। कि जैसे मान लो आपके घर में कोई पतला तार पड़ा हो स्टील का, अब आप उसको 2 4 10 बार ऐसे 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 करें, टूट जाएगा। इट इज इलास्टिक फैटिक, है ना। अब देखिए इलास्टिक फैटिक के बाद में हम बात करते हैं इलास्टिक क्रीप। इलास्टिक क्रीप क्या होता है? बहुत लंबे समय तक हम किसी चीज को काम में लेते रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, तो इलास्टिक क्रीप आने लग जाती है उस मटेरियल में। जैसे कार है, 10 साल 12 साल हो जाते हैं, 15 साल बाद में कार को क्या कहते हैं? लीगल है कि आपकी कार जो है जीरो हो गई है, दिस इज नो ऑफ नो यूज, 15 साल बाद। ठीक है, तो क्या करते हैं उसको, वो क्यों हुआ? इलास्टिक क्रीप कहते हैं कि उसकी जो मटेरियल्स है ना, सारे पार्ट्स के, वो सारे पार्ट्स के मटेरियल उस स्टेज पर आ चुके हैं कि कभी भी टूट सकते हैं। स्टीयरिंग कभी भी टूट सकता है। आपका सबसे कॉमन इलास्टिक क्रीप मैं बता देता हूं आपको, पंखा, हमारी छतों के पंखे। कई बार ऐसा सुना होगा और ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं कि एक आदमी सो रहा था पंखे के नीचे, पंखा टूट के गिर गया उसके ऊपर। एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे, कई बार डेथ भी होती है। इसको इलास्टिक क्रीप कहते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि पंखा जिस शाफ्ट से लटका हुआ है ना, वो शाफ्ट 10 15 20 साल से संभाली नहीं गई, तो किसी दिन टूट के गिर जाएगा। दैट इज इलास्टिक क्रीप, राइट। ब्रेक आ जाएगा उसके अंदर। अब अगला टर्म है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? लार्ज प्लास्टिक रेंज आफ्टर यील्ड पॉइंट। आपको मैंने बताया था ना रप्चर पॉइंट, यील्ड पॉइंट के बाद में ग्राफ में बताया था, यील्ड आने के बाद में खिंचता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, है ना। ब्रिटल, ब्रिटलनेस क्या होता है कि जैसे डक्टिलिटी तो पता है क्या होती है? रप्चर होती है कि तार फैलता चला जाएगा, मटेरियल फैलता चला जाएगा। डक्टिलिटी क्या होती है? सॉरी, ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस होती है स्मॉलर नेग्लिजिबल प्लास्टिक रेंज। मतलब मटेरियल ऐसा होता है जिसकी यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट में बहुत कम गैप होता है। ध्यान रखना, ब्रिटलनेस का मतलब क्या है? ब्रिटल मटेरियल एक तो होता है डक्टिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब रेंज बहुत ज्यादा है, रप्चर रेंज, है ना। आपको मैंने बताया था कि उसके बाद में रप्चर रेंज आती है, बहुत देर मटेरियल खिंचता चला जा रहा था, दैट इज डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस क्या है? वो रप्चर रेंज बहुत कम है, बहुत कम है, यील्ड पॉइंट के बाद सीधा मटेरियल टूट गया, दैट इज ब्रिटल, है ना। बहुत जल्दी से टूट जाता है तो उसको ब्रिटल कहते हैं। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी क्या होती है कि जब आप किसी चीज को एक्सपेंशन करते हैं या कॉम्प्रेशन करते हैं, तो कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, वो उसका एरिया जो है ना बहुत आराम से इंक्रीज होने लग जाता है, सीट बन जाती है उसकी, है ना। सीट मेकिंग प्रोसेस को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं, ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, है ना। इलास्टिक हिस्टेरिसिस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ये आपको मैं समझा दूं, ये इलास्टिक हिस्टेरिसिस होता क्या है। देखो इलास्टिक हिस्टेरिसिस जो है ना, इलास्टिक हिस्टेरिसिस, इसको आप समझिए, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हिस्टेरिसिस का अर्थ होता है लेजीनेस, पीछे रहता है हमेशा, डिफॉर्मिंग फोर्स पहले आता है और स्ट्रेन बाद में आता है। तो स्ट्रेन इन द बॉडी इज ऑलवेज लैग्स बिहाइंड स्ट्रेस, इसको इलास्टिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। स्ट्रेन always lags behind the stress, इसे हम इलास्टिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। तो ध्यान दो, जैसे मान लो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया, अब ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे स्ट्रेस जो है आगे बढ़ता है, पहले स्ट्रेस आगे बढ़ता है तब स्ट्रेन आता है साहब, बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन आ ही नहीं सकता। इसके बाद क्या होता है, जब आप स्ट्रेस को रिलीज करना शुरू करते हैं
स्ट्रेस को रिलीज करना शुरू करते हैं। तो फिर ये आपने स्ट्रेस को मान लो यहां तक बढ़ा दिया, अब आप इलास्टिक लिमिट नहीं आने दी, तो आपने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ा। इलास्टिक लिमिट से पहले आपने एक ऐसा पॉइंट पकड़ा, इलास्टिक लिमिट से पहले आपने स्ट्रेस को वापस रिलीज करना शुरू कर दिया। अब बॉडी रिलैक्स होगी, रिलैक्स होगी तो ठीक है, वो तो ठीक है, आपकी बॉडी, आपने स्ट्रेस को रिलीज कर दिया। लेकिन अब आप जैसे जैसे स्ट्रेस रिलीज करेंगे, स्ट्रेन उतना रिलीज नहीं होगा, स्ट्रेन उतना रिलीज नहीं होगा, कम रिलीज होगा स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन कम रिलीज हुआ तो पता है क्या हुआ, इवन जब आपने स्ट्रेस को जीरो कर दिया तब भी स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ। स्ट्रेस को आपने जीरो कर दिया, जीरो हो गया, स्ट्रेस जीरो हो गया, लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ। यानी कि स्ट्रेन थोड़ी देर बाद में जीरो होगा, स्ट्रेन हमेशा ही बाद में जीरो होगा। तो क्या हुआ, स्ट्रेन थोड़ी देर बाद में जीरो होगा, है ना, थोड़ा टाइम लेगा ये। इसको इलास्टिक मतलब रिलैक्सेशन गैप कहते हैं, इसको इलास्टिक रिलैक्सेशन गैप है कि भैया एकदम से नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लेगा। इसी को इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहा था हमने, है ना। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर्स में प्लास्टिसिटी होती ही नहीं है, प्लास्टिसिटी होती ही नहीं है, रप्चर रेंज नहीं होती इलास्टोमर्स में, सीधे धमाका होता है ना। अब इलास्टोमर्स और ब्रिटलनेस में क्या डिफरेंस है। ब्रिटल में पता है क्या होता है, मटेरियल टूट जाता है, उसकी साइज इंक्रीज नहीं होती, जबकि इलास्टोमर्स में क्या होता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, मतलब साइज बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, टूटता भी है, साइज भी चेंज होती है। ऐसे मटेरियल इलास्टोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशंस हो गई। किसी बच्चे को अगर इन डेफिनेशंस में कोई बात हो, कोई क्वेरी करनी हो, कुछ पूछना हो, तो वो आप जो है ना अपने जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली वो मैथमेटिक्स का मामला है ना। जैसे रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। आप देखिए अपने फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 1 का लेफ्ट साइड में एक छोटी सी चीज बची हुई है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। तो देखिए अपना ये टॉपिक है और ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, है ना। आपके स्कूल के अंदर नहीं आते, स्कूल वाले टीचर इसको नहीं पूछते हैं जनरली, लेकिन जो है ना आपके वो कॉम्पिटिशन वाले बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। कॉम्पिटिशन में तो मतलब इस पे सवाल आ ही जाता है, दोनों में, मेन में भी और एडवांस में भी और नीट में भी, तीनों में आता है। तो आप देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। तो देखिए क्या होता है, ये एंगल ऑफ शियर क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, वो देखो। जैसे मान लो मेरे पास एक छत है, सभी बच्चे छत देख लिया। अब इस छत से मैंने एक रॉड जो है ना, सर्कुलर रॉड लटका दी, सिलिंड्रिकल रॉड है, ये मैंने इस छत से लटका दी, छत से एक रॉड लटका दी, राइट। ये इस रॉड का लोअर एंड है और ये यहां पे स्ट्रांगली लगा हुआ है, ये एकदम स्ट्रांग है, राइट। अब देखिए ये रॉड जो है ना, इसको मैं नीचे वाले एंड को पकड़ के और ट्विस्ट करूंगा, ट्विस्ट करूंगा। देखिए मैं कैसे करूंगा, ये नीचे वाला जो है इसको मैं क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूं, ये सर्कुलर होता है, रॉड है ना, तो मैंने सर्कुलर ही लिया है। वैसे कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रॉड पर डिपेंड है, अलग एक तरह की रॉड हो सकती है, लेकिन हम सर्कुलर लेते हैं ज्यादातर, है ना। अब ये जैसे सर्कुलर आपने लिया है, अब इसको आप ट्विस्ट कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो तो क्या होता है, आप इसको ऐसे ऐसे करने की ट्राई कर रहे हो, घुमाने की ट्राई कर रहे हो, नीचे से पकड़ के, नीचे से पकड़ के इसको घुमाने की ट्राई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ट्विस्ट दिस, ट्विस्ट दिस। अब आपने इसको जितने एंगल से घुमा दिया उसको कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो देखिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि जैसे ये सेंटर है, प्लीज लुक ओवर हियर, इट इज द सेंटर ऑफ दिस। अब मान लो ये आपकी एक रेडियल लाइन थी,
स्टार्ट में ये रेडियल लाइन थी। अब मैंने इसको पकड़ करके यहां तक घुमा दिया, यहां तक घुमा दिया, है ना। अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन यहां पे बना रहा हूं, देखो यहां बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये आपका सेंटर था, यहां पे आपकी इनिशियल रेडियल लाइन थी, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको हम थीटा कहते हैं। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट, दिस एंगल, ध्यान दीजिए, है ना। इस एंगल को मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट कहता हूं, थीटा। तो थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, राइट, एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ शियर। एक्चुअल में हुआ क्या है, घटना ये घटित हुई है कि जब आपने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो ऐसे घुमाने पर नीचे वाला एंड तो घूम गया। जैसे देखिए ये मेरा पेन है, अब मैं इसको यहां से पकड़ करके रिजिडली और यहां से घुमाऊं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये केवल यहीं से घूमेगा, नहीं जी, पूरा घूमता है। अब ये ऐसे घुमा, तो अब देखिए मैं दोनों रेडियल लाइंस को वापस से बना रहा हूं यहां पे। ये तो आपकी रेडियल लाइन हो गई, ये आपका थीटा हो गया। अब एक मैं, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, ये लेंथ आपकी ऐसे आ जाती है। इस एंगल को कहते हैं फाई। ये मैंने जानबूझकर इतना बड़ा बनाया ताकि इतना बड़ा होता नहीं है, फाई। इस फाई को कहते हैं एंगल ऑफ शियर। एंगल ऑफ शियर। अब आप ये दोनों चीजें जो है ना, अलग अलग बात को पकड़ने की कोशिश करें। मैं यहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये समझा दिया है मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए यहां डायग्राम बना रहा हूं। देखिए मैं दोनों चीजें एक साथ करूंगा, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम है वो भी बनाऊंगा और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी एक साथ बनाऊंगा। मैं क्रॉस सेक्शन यानी लोअर एंड बना रहा हूं मैं। लोअर एंड आपका ये है, ध्यान देना, ये आपका रेडियल लाइन पहले यहां थी, रेडियल लाइन यहां आ गई, इसे हमने थीटा एंगल कह दिया, ठीक है ना। ये एंगल थीटा हो गया, राइट। अब देखो आपकी जो वहां लटका हुआ था ना, तो आपकी इनिशियल लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये थी, एक मिनट थोड़ा सा दूर बना दिया, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है जी, आप देखिए ये जो है ना, ये आपकी इनिशियल लॉन्गिट्यूडनल लाइन थी आपकी, ये इनिशियल लाइन थी, करेक्ट। अब ये लाइन जो थी ना, यहां वाली लाइन, ये लाइन जो थी ना, ये वाली लाइन, ये लाइन घूमकर यहां आ गई, आप समझिए। तो ऐसा यहां पर हो गया, ये लाइन घूम के यहां आ गई, ठीक है। इस एंगल को कहते हैं फाई। अब आपसे मैं एक बात ये कह रहा हूं, ये जो आर्क है ना, ये आर्क तो जो है ना एक ही है ना, हाँ आर्क तो एक ही है ना बेटा। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, आर्क इज सिंगल ओनली, आर्क इज दिस ओनली। तो मैं कहूंगा आर्क इज व्हाट, आर्क इज थीटा इंटू रेडियस, या एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। तो हम कंसेप्ट लगाएंगे कि एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। ये हमेशा हमारा बहुत पुराना जाना पहचाना फॉर्मूला है, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, राइट। अब देखो एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, मैं दोनों एंगल को डिफाइन कर रहा हूं। थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट में मैं इस आर्क को कहता हूं, मैं इस आर्क को ऐसा करता हूं, एक्स कह देता हूं। आर्क को क्या बोल दिया, एक्स कह देता हूं। और रेडियस आर है ना, इसकी रेडियस आर है ना, लेंथ एल है, लेंथ एल, ये एक्सिस है, इसकी रेडियस यहां आर है और लेंथ एल है। तो ये आर, कैपिटल आर, कुछ भी ले लो यार, कैपिटल आर ले लो, स्मॉल आर, क्या फर्क पड़ता है। ये एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया। फाई क्या है, फाई इज एंगल ऑफ शियर, फाई इज एंगल ऑफ शियर। एंगल ऑफ शियर क्या है, एंगल ऑफ शियर है आपका x अपॉन एल, एल इज लेंथ, आपने लेंथ को एल लिया ना,
x की वैल्यू दोनों तरफ बराबर आएगी। यहां पर x कितना आएगा, यहां पर x आया है x इक्वल टू थीटा इंटू आर, यहां पर x क्या है फाई इंटू एल, तो मैं कहूंगा x इक्वल टू थीटा इंटू आर इक्वल टू फाई इंटू एल। ये आपका रिलेशनशिप है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप देखेंगे हमारे फॉर्मूला चार्ट में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको अब एक और चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं थोड़ा सा, बहुत एक बार जरा मैं चेक कर लूं कि बाहर तो नहीं जा रहा, बच गया, बाहर नहीं गया ठीक है, ओके, ये आ गया। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज और याद दिला देना चाह रहा हूँ, वो जनरली हमेशा ही होती है हमारी लाइफ में, है ना, दैट इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो, है ना। हाँ, इसके बाद फिर आगे बाकी की बातें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पॉइसन्स रेशियो, हाँ देखिए पॉइसन्स रेशियो क्या है। पॉइसन्स रेशियो ये है कि जैसे मान लो आपने एक रॉड ली, अब आप इस रॉड को स्ट्रेच करते हैं, है ना, फैलाते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं तो क्या होगा रॉड का, मैं बताऊं क्या होगा रॉड का। पॉइसन्स रेशियो को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइसन्स रेशियो को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, जब रॉड आपकी खींच करके फैलाएंगे तो रॉड की लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी रॉड की लंबाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई घटेगी, चौड़ाई घटेगी तभी लंबाई बढ़ेगी साहब। हाँ जी, ये देखिए, तो आपका ये रॉड पतली हो गई और लंबाई बढ़ गई, तो इसको पता है क्या कहते हैं, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो देखो सिग्मा को मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा को मैं बोलूंगा लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो रेशियो ऑफ Poisson, definition of Poisson's ratio. Definitions of Poisson ratio is what? Lateral strain upon longitudinal strain. ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। इसको हम हमेशा माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ही रखेंगे। आप कहेंगे ये क्या बात है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ही हमेशा रखेंगे, क्यों जी? बड़ी सिंपल सी बात है भैया, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, तो नेचुरल है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे आने वाले टाइम में। अब देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है कि इसका पहले डायमीटर क्या था, बाद में डायमीटर क्या हो गया, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। तो मैं इसको कहूंगा माइनस माइनस चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, अपॉन इनिशियल डायमीटर, ये आपका लेटरल स्ट्रेन हुआ, डिवाइड बाय। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या आएगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, मतलब होगा ना, राइट। अब आपका जो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा वो आएगा डेल्टा एल अपॉन एल, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा, ये आपका सिग्मा आया। इसके बाद हम इलास्टिसिटी में अभी बहुत सारी बातें करेंगे, है ना, हाँ वो सब बातें करेंगे, वर्क डन करेंगे, इलास्टिक एनर्जी की बात करेंगे, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपका अगला लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसकी मैं आपको शीट भेज दूंगा, शायद फॉर्मूला चार्ट पता नहीं भेजी कि नहीं भेजी, वो मैं बता दूंगा जैसा, राइट।